मेरा नाम आयुष है। हम 3 भाई हैं। मेरे बड़े भाई की सुहाग रात पर मैंने उनके रूम में कैमरा लगा दिया था कि भैया भाभी की फ़िल्म देख सकूं। लेकिन जैसे ही भैया भाभी के पास आए, मेरी चीख निकल गई। भैया ने तो भाभी के साथ रात के समय मैं बहुत खामोशी से अपने कमरे में आया। मैंने अपना कंप्यूटर निकाला। आने वाले लम्हों को देखने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार था। यह पल मेरे बड़े भाई की सुहाग रात के पल थे, जिन्हें देखने के लिए मैं बेताब था और उन पलों की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार था कि अचानक मैंने लैपटॉप पर भाभी को भाई के साथ कुछ ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैं सब कुछ छोड़कर उनके कमरे की तरफ भागा। आज से कुछ दिन पहले मेरे घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि बड़े भाई की शादी थी। लेकिन अगर इस घर में कोई खुश नहीं था तो वह मैं था। मैं अपने दुख और परेशानी को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था। घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। काफ़ी दिनों से हमारे घर में किसी का ध्यान मुझ पर नहीं था। सब ध्यान मेरे बड़े भाई पर था। पूरे घर में उन्हीं की बातें चल रही थी। मेरे बड़े भैया से मुझे शुरू से ही नफरत थी। यह नफरत इतनी होनी नहीं चाहिए थी। वह मेरा सगा भाई था, लेकिन फिर भी वह मुझे अच्छा नहीं लगता था। इस घर में सब मेरे बड़े भाई को या तो छोटे भाई को ही प्यार करते थे। मेरे बड़े भैया जो बोलते थे घर में वही होता था। मेरे बड़े भैया का ऑर्डर आखिरी ऑर्डर होता था और हम सब घर वालों को उस ऑर्डर को मानना होता था। मेरे माँ पापा को भी अपने सबसे पहले औलाद यानी कि मेरे बड़े भैया से बहुत मोहब्बत थी और छोटा बेटा भी उनका लाडला था। मेरे बड़े भैया को बहुत अहमियत दी जाती थी। आज उनकी शादी की वजह से कुछ ज़्यादा ही उनको अहमियत मिल रही थी और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें सिर्फ अहमियत ही नहीं मिल रही थी, बल्कि उन्हें मेरे बचपन की मोहब्बत भी मिल रही थी, जिसे मैंने बचपन से चाहा था, बहुत ज़्यादा प्यार किया था। उसका नाम दीक्षा था। वह मुझे शुरू से ही पसंद थी और बड़े होकर यह पसंद प्यार में बदल गई और प्यार जुनून की सूरत में। और जब प्यार जुनून बन जाए तो इंसान अपने बस में नहीं होता है और अगर कोई उसे उसका इश्क छीन ले तो इंसान पागल हो जाता है। और ऐसे ही मैं भी पागल होता जा रहा था। पिछले महीने मेरे घर में कहीं जाने की ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। मेरी माँ बहुत अच्छे से तैयार होकर कहीं चलने को कह रही थी। मैंने उनसे कहा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए दीक्षा का हाथ मांगने जा रही हूँ। मैं खुश हो गया और मुझे लगा कि मेरी माँ मेरा रिश्ता दीक्षा से करवाने वाली है। लेकिन तभी मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब मुझे मालूम हुआ कि दीक्षा से मेरी नहीं बल्कि बड़े भैया का रिश्ता तय हुआ है। तो मैं अपनी माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप यह क्या कर रही हो? मैं दीक्षा से प्यार करता हूँ और आपने मेरे प्यार को बड़े भैया के हवाले करने का सोचा। मैं तो समझा कि आप मेरे रिश्ते की बात करने जा रही हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरी माँ ने कहा कि शर्म करो, वह तुम्हारे भाई की होने वाली पत्नी है। तुम्हारे भाई ने उसे पसंद किया है और अब वह तुम्हारी भाभी बनने जा रही हैं। तुम उसके लिए इस तरह के गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें तो अब सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में, अब क्योंकि वह तुम्हारी भाभी बनने वाली है। यह मेरी माँ की तरफ से पड़ा हुआ थप्पड़ नहीं था। यह थप्पड़ तो जैसे किस्मत ने मुझे मारा था। इस थप्पड़ के पड़ने के बाद मैं गुस्से में आ गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं कुछ दिन के लिए घर छोड़कर चला गया, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। मेरे माँ पापा मुझसे नाराज़ हो गए और अभी तो मेरे बड़े भैया को मालूम भी नहीं था कि मैं किस बात पर नाराज़ हूँ। कुछ दिन यहाँ वहाँ की ठोकरें खाने के बाद मजबूरन मुझे घर वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। लेकिन अफ़सोस इस बात का था कि किसी को मेरी फ़िक्र ही नहीं थी। हर कोई भैया की खुशी मनाने में बिज़ी था और पूरा घर ऐसे सज चुका था जैसे शादी वाले घर में होता है। मैं तो जैसे अंगारों पर चल रहा था और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भैया की शादी को बर्बाद करके रहूँगा। या तो यह शादी होने ही नहीं दूँगा और अगर यह शादी गलती से हो भी गई तो इसे कामयाब नहीं होने दूँगा। इसी मकसद से मैंने दीक्षा को फ़ोन किया और उससे मिलने को कहा, तो उसने कहा कि वह मुझसे नहीं मिलना चाहती है। मैंने उसे कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। वह भैया से शादी करने से मना कर दे। लेकिन जवाब में उसने मुझे जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। दीक्षा ने कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है तुम्हारे बड़े भाई के सामने? तुम्हारे भैया की बहुत अच्छी नौकरी है, उनके पास गाड़ी है, वह एक मेहनती इंसान है और मुझे पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। और तुम हो क्या? अपने बड़े भैया के आगे दिन रात आवारागर्दी करना तुम्हारा काम है और ना तुम पढ़ाई कर सके ना कोई मेहनत करते हो और बात करते हो मुझसे शादी करने की। मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तुम्हें पहले मेरे लायक बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस,
कि अब तुम्हारे किसी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं, अब वक्त गुजर चुका है। हाँ, अगर यह रिश्ता तय होने से पहले तुम मेहनत करते, अपने पैरों पर खड़े हो जाते, तो मैं तुम्हारे प्यार को अपना लेती। लेकिन अब तो तुम्हें मेरे बारे में इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ और बेहतर इसी में है कि तुम इस प्यार को यहीं ख़त्म कर दो। मैं जो पहले से ही अंगारों में जल रहा था, दीक्षा के दिल चीर देने वाली बातों ने तो मुझे जख्मी कर दिया था और मैं बिल्कुल टूट सा गया था। अगर उसे मना ही करना था तो वह सही से मना कर सकती थी, लेकिन उसने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। अगर वह मेरी बेइज्जती के बगैर मना करती तो शायद मैं मान जाता, लेकिन जिन शब्दों से उसने मुझे मना किया वह मना करना नहीं, वह तो छुटकारा पाना था और मेरी बेइज्जती थी। मैं वह भूल नहीं पा रहा था और मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। फिर वह दिन भी आ गया जब मेरे भाई की शादी दीक्षा से हो गई और अगले दिन उनकी विदाई थी। मैं अपने कमरे के चक्कर काट रहा था। फिर मुझे एक प्लान सूझा। जितनी तकलीफ़ मुझे मिल रही थी, मैं इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ अपने सभी घर वालों को देना चाहता था। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। मैं फ़ौरन मार्केट गया और वहाँ से एक कैमरा लेकर आया। शादी का दिन था, सब घर वाले शादी में चले गए थे। मैं शादी में गया और सबसे नज़रें बचाकर कुछ देर के लिए वहाँ से घर वापस आ गया। पूरा घर खाली था। मेरे भाई के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह कमरा फूलों की सेज से सजा हुआ था और हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन यह खूबसूरत मंजर तो मुझे अपने अरमानों का जनाजा लग रहा था। मैंने वह कैमरा बहुत चेक करने के बाद बेड के बहुत पास में लगा दिया। कैमरा बहुत छोटा था, जो किसी के ध्यान में नहीं आ सकता था। शायद बहुत ध्यान देने के बाद भी किसी को नजर आने से रहा। भाई और दीक्षा तो आज की रात प्यार भरे लम्हों में खोए हुए होंगे। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि इस कमरे में कैमरा है। मैंने उस कैमरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया था। यह काम करने के बाद मैं दोबारा से मैरिज हॉल पहुंच गया, जहां पर बहुत धूमधाम थी। लेकिन मैं यहाँ यह देखने नहीं आया था। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए मेरे ना होने से, और वो लोग मुझे ढूंढते घर तक ना आ जाए और सबको पता ना चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर थोड़ा सुकून आ गया। थोड़ी देर पहले जो मैं इस धूमधाम से बौखलाया फिर रहा था, अब मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि उन दोनों का मजाक खराब करने के लिए मेरे पास कोई तो प्लान मौजूद है जिस पर मैं मज़े करूँगा और आगे मैं दीक्षा को ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ। मैंने सोचा था कि सुहाग रात की वीडियो दीक्षा को दिखाकर उसे तकलीफ दूंगा और उसको ब्लैकमेल करूँगा कि वह मुझसे रिश्ता बनाए, वरना मैं उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। ना जाने मेरे दिमाग में इतने सारे गंदे ख्याल कहाँ से आ गए थे। हालांकि मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी और ना ही मेरे खानदान में कोई ऐसा था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे हुए अपने भाई और उसके साथ बैठी अपने प्यार को देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी था मैंने उनकी खुशियों को बर्बाद करने का सोच लिया था। शादी पूरी हो चुकी थी और विदाई का वक्त आ गया, तो मैं सबसे पहले घर आ गया। घर पर मैंने फूलों से भाई और भाभी का स्वागत करने के सारे इंतजाम कर दिए थे। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ और वह सरप्राइज़ देखकर चौंक जाए। जैसे ही उन दोनों ने गाड़ी से नीचे कदम रखा, वहाँ से लेकर उनके कमरे तक मैंने फूल ही फूल बिछा रखे थे। यह सब देखकर वह दोनों मुस्कुरा दिए। भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा। कुछ रस्मों के बाद दीक्षा को घर के लोगों ने उनके कमरे में पहुँचा दिया। मैं भी जल्दी से अपने कमरे में चला गया और लाइट बंद करके कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और फ़ौरन से अपना लैपटॉप ऑन किया, जहाँ पर मैं उनकी सुहाग रात की वीडियो देख सकता था। मैंने देखा कि दीक्षा अकेले कमरे में बैठी हुई है और मुस्कुरा रही है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैं उसकी खूबसूरती में खो गया था और मुझे अपने भाई से जलन महसूस होने लगी थी। जलन से मेरा हाल बहुत ख़राब हो रहा था। दीक्षा मुझे तो नहीं मिली, लेकिन उसकी खुशियों को बर्बाद करने का मेरे पास पूरा बंदोबस्त था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अचानक दीक्षा उठकर खड़ी हुई। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि कहीं उसे मेरी हरकत का पता तो नहीं चला। फिर मैंने देखा कि वह पंखा ऑन करने के लिए उठी थी। वो थोड़ी देर इधर उधर टहलती रही और मोबाइल से अपनी पिक क्लिक करने लगी। थोड़ी देर बाद वह फिर से अपने बेड पर आ गई और बैठ गई। वह भाई का इंतजार कर रही थी और भाई भी थोड़ी देर बाद कमरे में आए तो मेरी तो हालत ख़राब होने लगी। कमरे का दरवाज़ा लगाकर भैया दीक्षा के करीब आकर बैठ गए और वह उससे कुछ बातें कर रहे थे। यकीनन वह उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ उनकी वीडियो ही देख सकता था, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा उन लम्हों को सोच सोच कर जिन्हें मैं देखना चाहता था, और मैं वह लम्हे देखने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो गया
जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैं उनके कमरे की तरफ भागा और जोर जोर से उनके दरवाज़ा खटखटाने लगा। माँ पूछने लगी, तुम क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो? तो मैंने अपनी माँ से कहा कि वह लड़की भाई को जान से मारने वाली है, जल्दी दरवाज़ा खुलवाओ। मेरी माँ ने कहा, तुम बकवास कर रहे हो, आज उनकी सुहागरात है और वह खुश हैं और तुम बिना वजह उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए हरकत कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हें दीक्षा पसंद थी, लेकिन अब वह तुम्हारी भाभी है। क्यों तुम इस तरह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो? अभी बहुत सारे मेहमान घर पर हैं, अगर मेहमानों को यह बात पता चलेगी तो कितना बुरा होगा। मैंने माँ से कहा कि यह वक्त बातों का नहीं है, अगर उन्हें भाई की जान बचानी है तो उन्हें दरवाज़ा हर हाल में खुलवाना होगा। मेरी माँ को जब मेरी बातों पर यकीन नहीं आया तो मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि वह जल्दी से चाबियाँ लेकर आए। मेरे भाई ने मुझे दरवाज़ा खोलने से रोकना चाहा। मैंने कहा कि अगर वह लोग वाकई में अंदर खुश हैं तो दरवाज़ा खोल देते, लेकिन इतनी देर से दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी वह नहीं खुला। इसका मतलब है कि मैं सच बोल रहा हूँ, अंदर भाई की जान को खतरा है। मेरी माँ को भी अब मेरी बातों पर विश्वास होने लगा था और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर हम सब हैरान रह गए। मेरा भाई ज़मीन पर फर्श पर पड़ा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। मीरा के हाथ में बंदूक थी। उसने मेरे भाई को गोली तो नहीं मारी थी, लेकिन उसने शायद वही बंदूक मेरे भाई के सर पर मारी थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गए थे और उनके सर से खून बह रहा था। यह देखकर तो सब परेशान हो गए। मेरे पापा ने घर पर ही डॉक्टर बुला लिया। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए तो देखा कि मेरे भाई ठीक हैं, उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेरी माँ दीक्षा की तरफ गई और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ यह सब करने की? माँ ने कहा कि मैंने तुम्हें कितनी चाहत से अपनी बहू बनाकर लाया था और तुमने शादी की पहली रात ही मेरे बेटे की यह हालत कर दी और उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ, अगर मुझे अपने परिवार की इज्जत का ख्याल ना होता तो। दीक्षा सर झुकाकर मेरी माँ की बातें सुन रही थी। इतने में मेरे भाई को होश आ गया। मेरा भाई अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और दीक्षा से सवाल करने लगा कि क्यों उसने मुझ पर हमला किया था। लेकिन दीक्षा तो ऐसे सर झुकाए बैठी थी कि जैसे उसको ना अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी थी और ना ही उसके पास इस सवालों के जवाब थे। मेरी माँ ने कहा कि मुझे परिवार की इज्जत से ज़्यादा अपने बेटे की जान प्यारी है और बेहतर इसी में है कि इस लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, इससे पहले कि यह मेरे घर को बर्बाद कर दे। मुझे परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मेरी माँ ने अपना मोबाइल उठाया तो दीक्षा चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि यह सब मैंने आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही किया है। अगर मैं यह सब ना करती तो आज आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते और आपका सारा परिवार शर्मिंदा होकर रह जाता, खासकर आपका ही बेटा जो आज दूल्हा बनकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। इसे क्या मालूम कि इसकी ज़िंदगी आज बर्बाद हो जाती। मोबाइल से फ़ोटो खींचते समय मेरी नज़र इस कमरे में लगे इस खुफिया कैमरे पर ना पड़ती तो। ये कहकर दीक्षा उठी और उसने वहाँ से कैमरा खींचकर उतारा और सबके सामने फेंक दिया। सब घर वाले कैमरे को देखकर हैरान थे। किसी की आवाज़ नहीं निकली। कौन यह हरकत कर सकता है? मेरे पापा ने फ़ौरन से मेरे बड़े भाई की तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने यह हरकत की है? बहुत सारे लोग शादी की पहली रात को यादगार बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं, क्या यह तुम्हारी हरकत है? पापा की बात सुनकर भाई को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि उसने यह सब नहीं किया है और इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम है और ना ही उसकी ऐसी परवरिश है कि इस तरह की हरकतें करे। मेरी तो यह हालत थी कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। ना जाने कैसे दीक्षा को यह पता चल गया और कैसे उसकी नज़र उस कैमरे तक पहुंच गई, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला था कि यह काम किसने किया था। अभी तक मेरा नाम नहीं आया था, लेकिन अगले ही पल दीक्षा ने चिल्लाते हुए उंगली मेरी तरफ कर दी और मेरा नाम लेते हुए कहा कि आपका यह बदतमीज़ बेटा है जिसने यह गिरी हुई हरकत की है। यह इसी का काम है। मैं समझ गई थी कि यह हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत पल को बर्बाद करने वाला है, क्योंकि मैरिज हॉल में मैंने देखा था कि यह काफ़ी देर तक गायब रहा और फिर अचानक से वापस आ गया था। शायद किसी ने यह बात नोटिस नहीं की थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि यह अपने इसी काम को अंजाम देने के लिए घर आया था। मैं बहुत डर गया, लेकिन मैं दीक्षा पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह सब मैंने किया है? मेरी बात पर उसने कहा कि आइए आप सब मेरे साथ इसके कमरे में चलिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दीक्षा काफ़ी तेज़ी से मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे मेरे घर वाले भी आने लगे। मेरी तो दुनिया ही बर्बाद होने जा रही थी, क्योंकि कमरे में मेरा लैपटॉप खुला पड़ा था। मैंने उनका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वह लोग नहीं रुके।
और सब तेज़ी से मेरे कमरे की तरफ चले गए, जहाँ मेरा लैपटॉप ऑन था, जहाँ पर भाई के कमरे की तस्वीर थी। सबसे पहला थप्पड़ मेरे पापा ने मुझे मारा और फिर माँ ने भी मुझे थप्पड़ मारा। फिर वह दोनों मुझे मारते ही रहे और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मेरे सब घर वाले मेरा तमाशा देख रहे थे और शायद सब यही चाहते थे कि मेरे पापा मुझे जान से मार डाले। मेरे पापा ने कहा कि दिल तो करता है कि तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन तुम मेरी औलाद हो। काश कि तुम मेरे बेटे ना होते तो इस वक्त जिंदा ना होते। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं अब जिंदा नहीं रह सकता था। मैं जल्दी से भैया के कमरे की तरफ भागा। मेरे पीछे कोई नहीं आया, लेकिन मेरा छोटा भाई आ गया। वह समझ गया था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। दीक्षा के हाथ में थोड़ी देर पहले जो बंदूक थी उसको मैंने उठाया और अपनी कनपट्टी पर रखा और गोली की एक जोरदार आवाज़ निकली। लेकिन तब तक मेरे भाई ने मुझसे बंदूक छीन ली थी और गोली सीधा दीवार पर जाकर लगी थी। सब भागते हुए मेरे पास आए तो मैंने कहा कि मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं बहक गया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने ही घर वालों की नज़रों में गिर जाऊँगा। मुझे पता है आप सब लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं शर्मिंदगी के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रह सकता। बेहतर इसी में है कि मुझे मर जाने दो। बहुत मुश्किल से मेरे घर वालों ने मुझे मनाया। भैया शायद दीक्षा को हर बात बताया करते थे और भैया ने ही उसे बताया होगा कि उनकी साइड टेबल पर उनकी बंदूक पड़ी होती है। इसलिए दीक्षा ने भाई को गोली तो नहीं मारी, लेकिन जानबूझकर उनके सर पर हमला किया, वह भी थोड़ा सा, कि मैं यह सब देखकर फ़ौरन वहाँ से आ जाऊँ। जब मैं वीडियो देख रहा था तो दीक्षा ने भाई की कनपट्टी पर बंदूक ताने खड़ी थी, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने पर जल्दबाजी में उसने भाई के सर पर मार दिया था। सारी खुशी मिट्टी में मिल चुकी थी। सबके दिल उदास थे और कुछ महीने गुजर गए। मेरा छोटा भाई हर वक्त मेरे साथ रहता था कि कहीं मैं अपने आप को जान से ना मार दूं। फिर मेरे इसी भाई ने मुझे कहा कि तुमसे गलती हो गई है, लेकिन अब यही सही है कि तुम यह शहर छोड़कर चले जाओ। खुदकुशी परेशानियों का हल नहीं होती। जो पाप तुमने किया है उसके लिए तो शायद माफ़ी मांगने पर माफ़ी भी मिल जाए, लेकिन खुदकुशी की कोई माफ़ी नहीं है। मैं दूसरे देश चला गया। आज इस घटना को 1 साल हो चुके हैं। मेरा अब अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर वालों का सामना कर सकूं।